आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैं अपना चुनावी भाषण नागपुर में शुरू कर रहा हूं। ये बहुत ही पुण्य का दिन है और इस जयंती के अवसर पर हमने जो ये चुनावी प्रचार शुरू किया, यह ऐतिहासिक है और इसीलिए हमारा जो कैंडिडेट है वो जरूर चुन के आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद ही ठाकरे ने कहा, ठाकरे ही ना, नहीं वो उद्धव ठाकरे नहीं, हमारा ठाकरे। तो ये जो ठाकरे जी को यहाँ से हम स्पर्धा करने के लिए जो अवसर दिया कि जैसा उन्होंने कहा, ये हाई फाई नहीं है, ये ग्राउंड लेवल का एक वर्कर है, कार्यकर्ता है। इसीलिए कार्यकर्ता को एक समय देना, कार्यकर्ता को एक चांस देना, और अभी उन्होंने कहा कि मनुवादी विचारधारा को हराने के लिए इनको यहां पर दिया गया है। इस मंच पे बैठे हुए हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, माणिकराव ठाकरे जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, विलास मुत्तेवार जी, सतीश चतुर्वेदी जी, आशीष दुआ जी, अभी हमारे कैंडिडेट विकास जी, अतुल लोंडे जी और वजद मिर्जा जी, अनीस अहमद जी, अभिजीत वंजारे जी, बंटी सिरके जी, नाना गवंडे जी, अतुल कोटेचा जी, और भी नेता बहुत से यहाँ मंच पर बैठे हैं, गिरीश पांडव, सभी, मैं सब किसी का नाम छूट जाता है क्योंकि मंच पर मंच छोटा है, लीडर्स ज़्यादा हो गए, बड़े हैं, ऐसा न हो उनके साथ मैं ही नीचे गिर जाऊं। अरे इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जरा वो बैठ के संभल के बैठे और हमेशा दूसरों को गिराने का न सोचे, दूसरों को उठाने का सोचे। साथियों, ये तो 18वीं लोकसभा है और ये 18वीं लोकसभा चुनाव में हमारा बहुत बड़ा कोशिश होना चाहिए। मैं दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सुबह 8:30 बजे श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति नमन करके मैं ये फिर नागपुर को दीक्षा भूमि का दर्शन लिया, फिर आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ।
जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हर बाधा को पार किया, उनका एक मशहूर कहना है, वो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये उनके मंत्र है। इस मंत्र को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो भारतीय संविधान ही ले जा सकता है। और इसी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम निकले हैं। और ये किसी एक के लिए नहीं, किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। ये जो प्रश्न है, इस देश के 140 करोड़ जनता को अपने हकूक को कायम रखने के लिए हमारी लड़ाई है। चंद लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है या गडकरी के साथ है, मोदी के साथ है। ये झूठ है। हमारी लड़ाई ना गडकरी के साथ है ना मोदी के साथ है। हमारी लड़ाई जो है मनुवादी के विचारधारा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है और हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। हम कोई हिटलर नहीं बनना चाहते, हम कोई ऑटोक्रेट बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबको समान स्थान हो, सब मिलकर रहे। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट एक होकर रहे। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। बार बार मोदी जी कहते हैं बाबा साहब के, जरा थोड़ा थोड़ा साटी जरा, बाबा साहब के संविधान को हम बचा रहे हैं। अरे तुम कौन बचाते? अरे लिखा हमने, बनाया हमने, मेरे बाबा ने बनाया, तू प्रधानमंत्री बना। अगर बाबा साहब संविधान में गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, मेरे बहनों को पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था, संविधान लिखने से पहले गरीबों को नहीं था, मजदूरों को नहीं था, छोटे मोटे काम करने वालों को नहीं था। सिर्फ ब्रिटिशों के जमाने में अमीर लोगों को वोटिंग का अधिकार था। जो इनकम टैक्स देते हैं, उसको बाद में पढ़ोगे। संविधान में यह पहला ऐसा प्राविधान नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्री और पुरुष को सरिसमान अधिकार दिया। एक वोट, उसकी एक ही कीमत और सबको बराबर का हक, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के ऊपर लिख के दिया। तब से लोग आपके घर को पहुंचने लगे। 1950 के बाद सभी लोग तुम्हारा घर घर पहुंचकर वोट मांगने लगे। फिर आप याद करो, 65 साल पहले आपके घर को कोई वोट मांगने आता था? सच बोलो, कोई नहीं आता था। कोई आपको नहीं कहता था अरे भाई तुम हमारे तरफ से कॉर्पोरेटर बनो,
कोई नहीं कहता था हमारे तरफ से तुम जिला पंचायत अध्यक्ष बनो। कोई महिला के पास जाकर माता जी तुम ठहरो, हम मदद करते हैं, तुम जिला पंचायत मेंबर बनो। कोई कहा इसके पीछे? आप तो अनुभवी है इधर के लोग, कोई भी आपके दरवाजे को नहीं आते थे, कोई आपका दरवाजा खटखटा नहीं था। लेकिन ये अधिकार आपको जो मिला आजादी मिलने के बाद, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सब मिलके जब देश आजाद किए, उसी के साथ देश के संविधान बने का अधिकार जब बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, और ये जो लोकतंत्र के रूप में हमारा राज्य उभरा, तब से आपके पास सब लोग आने को शुरू हो गए। ये याद रखो, हमारे नए जितने भी नौजवान हैं उनको मालूम नहीं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन ये ऐसा हुआ, हमारे पास एक कहावत है, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हमारी है, देश के लिए हम लड़े, देश के लिए हम मरे, देश के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूले पे चढ़े। तुमने क्या किया? मोदी साहब क्या किए? मोदी साहब के लोग, कोई हिंदुस्तान के आजादी के वक्त ना वो अब चलवली में भाग लिए, ना वो लड़ाई करे, ना वो सिर्फ नौकरी में भर्ती होते गए बहुत से लोग आरएसएस के। अब आके बोलते हैं भारत को विशाल बनाने का है। हाँ भाई बनाएंगे, हम भी है, लेकिन विशाल बनाने वाले लोग आजादी के लड़ाई में कहां थे? तुम कहां छुप के बैठे थे? आज जो तुम बाहर आके हमको वोट दो, और हमने, कोई बोलता हम राम मंदिर बनाए हमको वोट दो बोल रहे, कोई बोल रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमने अनुष्ठान में ला रहे, बोलता अरे बाबा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भी तुम्हारे दफ्तर में नहीं लगती थी। बाबा साहब अम्बेडकर का तो फोटो तो छोड़िए, देश का तिरंगा झंडा भी उनके आरएसएस के ऑफिस के ऊपर नहीं लगता था। ये सब मालूम नहीं नौजवानों को, फिर भी बोलते मोदी मोदी। क्या किया भाई मोदी? मोदी ने तो आपको धोखा दिया, और मोदी के साथ जो लीडर्स आज हैं, चाहे वो नागपुर के हो, चाहे कहीं के भी हो, ये लीडर्स मोदी का साथ दिए। और मोदी ने क्या कर दिया? नौजवानों, युवाओं, भाई और बहनों, मेरे परिवार के लोगों, ये बोलकर ये कहा, तुम मुझे अगर आप चुन के लाएंगे, मेरी सरकार अगर आएगी, ये मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेगा, तो हर युवाओं को नौकरी मिलेगा। हर साल 2-2 करोड़ नौकरी मिलेंगे। 2-2 करोड़ नौकरी हर साल आपको मिले? अरे बोलो, दम के बोलो या हाँ बोलो। 2 करोड़ नौकरियां भी 10 साल में कितने नौकरी हो गए? 20 करोड़। अब पूछो गडकरी साहब को और मोदी को, साहब आपके 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? वो नौकरी लाओ, फिर उस वक्त तुम वोट मांगो। ये वायदा था ना तुम्हारा, ये तो वादे की गारंटी थी ना। तेरी गारंटी कहां गई? 2 करोड़ नौकरी नहीं मिले, तो वो झूठ है कि हम बोलने वाले झूठ है?
मोदी झूठ है। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई, झूठ बोलता। ठीक है, आपकी बात मानेंगे, चलो। यही प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस वाले करप्शन में खूब पैसा कमा के काला धन विदेश में रखा और स्विट्जरलैंड बैंक में रखा, विदेशी बैंकों में रखा। वो लाकर मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा कि नहीं? किसने कहा? फिर मिले क्या? तो कौन झूठे हो गए? मोदी झूठे। ठीक है, समझदार हो गए अब आप। तीसरी बात उन्होंने कहा, किसान भाइयों तुम परेशान मत हो जाओ, जब तक मोदी है सब कुछ मुमकिन है। हाँ भाई ठीक है, आप तो जिंदा है, मुमकिन भी है, सब है। किसानों को बोले मैं आपकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। होगा किसानों की आमदनी दुप्पट? नहीं हुआ। देखो तुम ऐसा मोदी को ऐसा बदनाम मत करो। ऐसा फायदा ले लेकर अगर तुम बदनाम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई खरगे साहब जाके हर जगह झूठ बोल रहे बोले। तो वो भी नहीं मिला किसानों को। अरे हिंदी राष्ट्रभाषा आहे ते का नाही, फिर काहीतरी चूक झालं तर तेच तुम्ही पेपर मध्ये लिहिता। आणि हे जे मोदींनी सांगितलं, आता 3 तर मी सांगितलं हिंदीमध्ये, 4थं म्हणले ह्या देशाची आर्थिक परिस्थिती मी इतकं सुधारेन की मनमोहन सिंग सुद्धा काय देशाचं वाटोळं केले पण मी चांगलं करेन। अरे आमच्या वेळेला देशाची आर्थिक परिस्थिती जीडीपी म्हणून ज्या नावाने ओळखलं जातं ते कमीत कमी 8-9% वर होता। आता तुम्ही किती केला? 5-6 याच्या पुढे गेल नाही, पण तरी पण तुम्ही खोटून बोलता, खोटं बोलता। मग मला असं वाटतंय की मोदी साहेब कसं खोटं बोलतात की जे खोटं बोलतात ते नेहमी अनेकदा जर खोटं बोलत गेले तर लोकांना हे खरंच आहे असं समजतात आणि खोटं बोलतात पण तेही रेटून बोलतात, जोरात बोलतात। हे त्यांचं। त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक वादे, मी जवळजवळ सगळ्यांना घर बांधून देतो, पण काय किती घर बांधले 10 वर्षात? 10 वर्षात जवळजवळ ते जे आम्हाला वचन दिले होते त्याच्यामध्ये 4 आणे सुद्धा केले ते, तरी पण ते लपवून घेतात। कुछ बनने में है, कुछ बनाने में है, कुछ ऑक्युपाय करे हैं, हे म्हणत मोदी जातात। आता अलीकडे तरी मोदी सगळं सांगतात काय, मी आता मोदीची गॅरंटी घ्या। मग आता पहिल्याची गॅरंटी कुणाचे होते? ते दुसऱ्यांचे होते। ते तर सांगितलं ना तुम्ही, पहिल्याचे गॅरंटी तर गेला, ते असं म्हणतात झालं ते झालं, आता पुढचं बघा। पुढचं काय ते असं सांगू लागले। मी आता काल रेडिओवर सुद्धा ऐकलो आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा पेपरमध्ये सुद्धा बघितलं। ते आता पुढे सांगतात की मी सगळ्या लोकांना सुख आणि समृद्धी देतो।
बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका